सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP एक्ट 2008। ठीक है, अगेन तुम लोगों को पीडीएफ भेज दिया गया है। ये हैंड रिटन नोट्स है, इसका पीडीएफ तुम लोग को मिल गया है। यूट्यूब में अपलोड करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका पीडीएफ रहेगा। ठीक है, कहीं से भी इसको डाउनलोड करो, प्रिंट आउट कराना प्रिंट आउट कराओ या फिर लिखो, लेकिन हार्ड कॉपी में इसका तुम लोग के पास एक कॉपी होना चाहिए। ठीक है, ओके। अभी LLP एक्ट 2008 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग लेटेस्ट एक्ट अपने सिलेबस में कौन सा पढ़ेंगे? कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन वो जो है ना, एक टाइप से रीडिफाइनिंग एक्ट है। मतलब उससे पहले भी एक एक्ट था जो कि कंपनीज एक्ट 1956 था, 1956। उसी को रीडिफाइन करके बहुत सारे चेंजेस लाके 2013 में री इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन अगर कोई नया कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ है तो वो हुआ है 2008 में। क्या कॉन्सेप्ट था? देखो, अभी जो कंपनी जब हम लोग खोलते हैं ना, हम लोग पढ़े होंगे कि कंपनी में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। बहुत ज्यादा तुमको फॉर्म भरना होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स अपना, तुम्हारे पास DIN होना चाहिए, तुमको बहुत साइन वगैरह लेना होता है, काफी कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस है। और वहीं पे पार्टनरशिप में काफी एकदम इजी टाइप है, उतना ज्यादा लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, कम है कंपनी के मुकाबले। तो अगर हम लोग चाहें कि हम लोग क्या खोलना है, तो हम लोग बोलेंगे भैया हम लोग पार्टनरशिप करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग सब कोई बच्चे हैं, उतना लीगल कंप्लायंस हर कोई फॉलो नहीं कर सकेगा। आई सेड ओके। एट द सेम टाइम कंपनी में फायदा है, कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड है। यू नो कि पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। अगर तुम्हारा कंपनी 500 करोड़ का लॉस में गया और तुम्हारी कंपनी के पास एसेट है मात्र 300 करोड़ का, तो वो 300 करोड़ लेगा, तुम्हारा घर से सामान नहीं उठाया जाएगा। लेकिन अगर यही तुम्हारा अपना दुकान हो कोई पार्टनरशिप में, वो उधार लेते जा रहा है लेते जा रहा है, और उधार उसका एक्सीड हो गया, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए का उधार, जब बैलेंस शीट देखे कि यार हम लोग के पास अवेलेबल एसेट्स तो सिर्फ 5 लाख के, तो बाकी का 5 लाख का क्या? जो उधार दिया है वो पार्टी ना केस कर सकता है और उसके पर्सनल एसेट्स को ले सकता है। मतलब तुम्हारे घर से कंप्यूटर उठा के ले जाएगा, तुम्हारा जमीन जायदाद हड़पने लगेगा अगर तुम वो पैसा नहीं दिया तो। ये पार्टनरशिप में एक मतलब टेंशन वाला बात है कि यार कल को मेरा फर्म लॉस में गया तो मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एट द सेम टाइम कंपनी में क्या लाइबिलिटी लिमिटेड है कि भाई हम गारंटी दिए थे हम 3 लाख रुपया देंगे, तो हम 3 लाख रुपया दिए हैं। या फिर हम गारंटी दिए थे कि मेरा कैपिटल का पैसा होगा, तो हम कैपिटल का पैसा दिए हैं। तो वहां पे लिमिटेड होता है लाइबिलिटी। ठीक है, तो भैया हम समझ गए कि पार्टनरशिप में कुछ फायदा होता है, जैसे कि पार्टनरशिप में लीगल रिक्वायरमेंट कम लगता है, पार्टनरशिप आसानी से हो जाता है। एट द सेम टाइम कंपनी का कुछ फायदा है कि उसका लाइबिलिटी लिमिटेड होता है, मेरे को टेंशन नहीं लेना है कंपनी लॉस में जा रहा है कि प्रॉफिट में। चाहेंगे कि प्रॉफिट में जाओ, लेकिन अगर लॉस में गया तो मेरे को ये टेंशन नहीं कि घर से देना पड़े। एट द सेम टाइम कंपनी परपेचुअल होता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल तुम लोग के सामने केस रख रहे हैं और हम देखते हैं तुम लोग का दिमाग कितना काम करता है। ABC, तुम लोग सब पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है। ABC गाड़ी में जा रहा था, ठीक है, ABC गाड़ी में जा रहा था और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में A भी गया, B भी गया, C भी गया। A का छोटा बच्चा था, B की बेटी थी छोटी सी, और C का बेटा था। सवाल उठता है कि अगर ये फर्म है, अगर ये फर्म है तो क्या बड़ा A, बड़ा B और बड़ा C के डेथ के बाद ये कंटिन्यू हो सकता है अगर ये पार्टनरशिप फर्म है तो? अगर हाँ तो लिखो यस, अगर नो तो लिखो नो। क्या A, B और C के डेथ के बाद वो फर्म कंटिन्यू हो सकता है? ऐसा क्या रूल है क्या? अगर वो फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप एक्ट जिसको गवर्न करता है। वेरी गुड गाइस, स्वाति का जवाब सही है, नेहा, अंजलि, जयती, सिमरलीन, आयुष, वेरी गुड। नहीं भैया, वो जो है फर्म कंटिन्यू नहीं होगा। लेकिन अगर यही फर्म नहीं होकर एक कंपनी होता, अगर ये कंपनी होता तो क्या ये कंपनी कैरी ऑन होता? अगर ये फर्म नहीं होता और एक कंपनी होता तो क्या ये कंपनी कैरी ऑन होता? वेरी गुड श्रुति, स्वाति, श्रुति, वेरी गुड, बहुत सही जवाब अंजलि, वेरी गुड। ओके, सो तुम लोग ये चीज समझते हो कि भैया फर्म में अगर उसके पार्टनर्स का डेथ हो जाए तो फर्म वही रुक जाता है, फर्म का परपेचुअल सक्सेशन नहीं है,
वो कैरी ऑन नहीं हो पाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कंपनी में मेंबर्स मर जाते हैं तो उनके शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है ऑटोमेटिकली जो उनके नॉमिनी होते हैं उनको। यानी कि कंपनी में नॉमिनी होना कंपलसरी है, फर्म का बोला जा सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल ए पहले ही बोल दिया था कि अगर कल को मेरे को कुछ हो तो मेरा हिस्सा जो है वो छोटा ए संभालेगा, तो उस टाइम पे आराम से ट्रांसफर कर दो। लेकिन कंपनी में तो रिक्वायरमेंट है कि नॉमिनी होना ही चाहिए, ये काफी डीप बात है, ठीक। लेकिन हम लोग वापस आते हैं अपने पॉइंट पे कि यार ये फायदा है कंपनी का। देखा जाए तो कंपनी का ये फायदा है, अगर हम कंपनी खोलेंगे और कल को हमको कुछ हो जाए तो हम अपने नॉमिनी को शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म में ये उतना लीगली सॉलिड नहीं होता है, ठीक है। तो भैया कुछ फायदा पार्टनरशिप में, कुछ कंपनी में। हमको ना कुछ ऐसा चाहिए कि यार पार्टनरशिप का भी फायदा हो और कंपनी का भी फायदा हो, हम इजीली उसको बना भी सके और मेरा लाइबिलिटी भी लिमिटेड हो, परपेचुअल सक्सेशन भी हो, हम हर तरह से मजा में रहें। क्या ऐसा कोई उपाय है? सवाल उठा, क्या ऐसा कोई उपाय है कि पार्टनरशिप एंड कंपनी दोनों का फायदा हो? तो जवाब आया कि बिल्कुल उपाय है, ठीक है। एक सेकंड, यस। अभी हम लोग एक टाइम चार्ट बनाते हैं, ठीक है। ये हम लोग के एग्जाम का सिलेबस का हिस्सा है, कहानी नहीं बोल रहे हैं, तो तुम लोग इस चीज को ध्यान से देखना। ये नोट्स में लिखा हुआ है तो तुम लोग को उसका टेंशन, कॉपी करने का टेंशन नहीं लेना। अभी क्या हुआ, 9 जनवरी 2007, ठीक है, 9 जनवरी 2007, इस दिन क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कौन, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, यहां पे बात हुआ कि ब्रो एक नया एलएलपी का कॉन्सेप्ट लाना है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये एक बात हो रहा था 2007 में, इसका एक बिल बनता है जो कि लोकसभा राज्यसभा यहाँ पे पास होगा, उसके बाद वो एक्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल एक अभी बहुत फेमस चर्चित विषय हुआ था बीच में, सीएए, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। पहले था वो कैब, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, फिर जब ये बिल पास हुआ तो ये वो क्या बन गया, सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। उसी तरीके से इसका भी जन्म पहले एज अ बिल हुआ होगा। तो 12 दिसंबर 2008 ये बिल भी पास हो गया। मतलब जो राज्यसभा और लोकसभा के लोग थे उन्होंने कहा चलता है, इसका एक्ट बना दो, ठीक है। फिर 7 जनवरी 2009 इस दिन पे प्रेसिडेंट उसको साइन किया। प्रेसिडेंट का भी साइन जरूरी होता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट उसको साइन किया। उनके साइन के बाद इस बिल को लगाते लगाते कितना हो गया, 31 मार्च 2009। ये इसका पूरा लाइफ सर्कल है। क्या भैया, 9 जनवरी 2007 में इसका कॉन्सेप्ट लाया गया, कहां पे, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में। उसके बाद ये एक बिल बनकर आया लोकसभा राज्यसभा में, और पार्लियामेंट में ये बिल 10 दिसंबर 2008 को पास हो गया। उसके बाद प्रेसिडेंट का साइन चाहिए था, वो भी 7 जनवरी 2009 को मिल गया। अभी 31 मार्च 2009 से ये काम करना चालू किया। लेकिन भैया याद रखना ये बात को कि एलएलपी एक्ट 2008 लिखाता है। एलएलपी एक्ट क्या लिखाता है, 2008। भले ही ये एप्लीकेबल है फ्रॉम 31 मार्च 2009। ओके, अभी इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भैया क्या ये एलएलपी एक्ट पूरे इंडिया में लगता है? बिल्कुल हाँ, होल ऑफ इंडिया में लगता है। पहले ना एक कॉन्सेप्ट था कि एंटायर इंडिया में लगेगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन वो कॉन्सेप्ट को अब हटा दिया गया है लकीली, और अब ये पूरे इंडिया में लगता है। तो एलएलपी एक्ट पूरे इंडिया के लिए है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ओके भैया, हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़े हैं, पार्टनरशिप एक्ट पढ़े हैं, ये सब में ना हम लोग सेक्शंस पढ़ते थे। क्या इसमें सेक्शंस है? ये बहुत ही छोटा एक्ट है, ठीक है। इसमें टोटल सेक्शन है 81, दैट्स इट। टोटल 81 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। शेड्यूल क्या होता है, अलग अलग रूल बुक टाइप का बनता है जिसमें अलग अलग चीज से रिलेटेड रूल्स लिखा जाता है। तो इसका जो फर्स्ट शेड्यूल है, मतलब एक टेबल टाइप का होगा जिसमें इसका रूल्स लिखा रहेगा। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या बात बोलता है, क्या चीज से रिलेटेड है रूल्स, म्यूचुअल राइट्स एंड
ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स विथ एलएलपी, यानी कि जो पार्टनर्स है एलएलपी के, उनका क्या राइट है, क्या हक है, क्या ड्यूटी है, कर्तव्य है, वो सबका बात बताया गया। सेकंड शेड्यूल में बोला गया कि एक फर्म एलएलपी कैसे बनेगा। अरे हम लोग एक पार्टनरशिप फर्म खोले, लेकिन फिर तुम लोग बोला कि भैया यही बात अगर आप पहले बता देते हैं तो हम लोग एलएलपी खोलते हैं, तो अभी भी वक्त जाया नहीं हुआ है, ठीक है, अभी भी हम लोग चाहें तो एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हक कहाँ मिला? शेड्यूल 2 में, उसका पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन है। थर्ड शेड्यूल, ठीक है, थर्ड शेड्यूल में अगर हम लोग कंपनी है, मानो एक कंपनी थे लेकिन मजा नहीं आ रहा है, कम लोग हो गए और हैंडल करने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, अगर एक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट होना है तो वो भी बोला गया है थर्ड शेड्यूल में। मतलब तुम फर्म है, तुम तो उसमें उससे तुम एलएलपी में कन्वर्ट हो सकते हो, और अगर तुम एक प्राइवेट कंपनी हो तो उससे भी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकते हो। एंड फोर्थ शेड्यूल में बोला गया है कि एक अनलिस्टेड, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ना हो, पब्लिक कंपनी, वो भी एलएलपी बन सकता है। यानी कि क्या बताया गया कि भैया कोई भी ऐसा पब्लिक कंपनी जो कि कोई अच्छे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ना हो, मतलब अगर हम लोग एक कंपनी है, पब्लिक कंपनी ये चलता है, देखा जाएगा कि क्या तुम्हारा कोई स्टॉक एक्सचेंज में नाम है, क्या तुम्हारा शेयर का खरीद बिक्री हो रहा है मार्केट में, देखें ना, चलो तुम एलएलपी बन सकता है। अगर हो रहा है तो तुम एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, उसके लिए एक अलग लॉ प्रोसीजर वगैरह कुछ कुछ है जो हम लोग अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो भैया हमको अच्छे से याद हो गया। अगर टाइम का बात करें, 2007 में पहली बार आया था 9 जैन को, फिर 12 दिसंबर में वो पार्लियामेंट में पास हुआ, 7 जनवरी प्रेसिडेंट का साइन हुआ, और 31 मार्च 2009 से एप्लीकेबल हो गया। एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया में हुआ था। टोटल इसमें 81 सेक्शन है, 4 शेड्यूल है। पहला शेड्यूल हक और ड्यूटीज के बारे में बताता है पार्टनर्स का एलएलपी के साथ में। दूसरा शेड्यूल फर्म को एलएलपी में कैसे कन्वर्ट करना है ये बताता है। तीसरा शेड्यूल बताता है प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और फोर्थ शेड्यूल जो है वो बताता है कि एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी कैसे बनेगा। यहां तक सबको क्लियर? तो फटाक से मेरे को तुम लोग यो मैसेज कर दो, ठीक है, क्लियर है तो यो मैसेज कर दो, जिससे मुझे लगे कि हाँ चलो समझ आ रहा है, सब साथ में चलते हैं। किसी को कोई भी डाउट पूछो अनम्यूट करके आराम से, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स यू गाइस हैव? ओके गुड। देखो इससे ना क्वेश्चंस गारंटीड आता है, तो इसमें थोड़ा हम लोग को ग्रिप बना के रखना है। इजी है, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा इसमें लफड़ा नहीं है, तो इसको जरूर से अच्छे से करके जाना ताकि इसमें हम लोग टोटल मार्क्स उठा पाए। ओके, अब आते हैं पीडीएफ में। ये जो बात अभी तक हम तुम लोग को बताएं उसी को लिखा गया। पहला होल ऑफ इंडिया में है, होल ऑफ इंडिया में है, जम्मू कश्मीर छोड़ के, एक सेकेंड। दूसरा 31 मार्च 2009 से वो चालू होता है। उसके बाद हम लोग सीखे कि 9 जनवरी को आया था, 12 दिसंबर 2008 को बिल पास हुआ, 7 जनवरी 2009 को प्रेसिडेंट का साइन हुआ, और 31 मार्च 2009 से लग गया। टोटल 81 सेक्शन है, 4 शेड्यूल है। पहला शेड्यूल, दूसरा शेड्यूल, तीसरा शेड्यूल, चौथा शेड्यूल सब पता है। अभी आते हैं एलएलपी के मीनिंग पे कि भैया एलएलपी का मतलब क्या होता है। तो देखो, अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इट इज an alternative corporate business vehicle that not only gives the benefit of limited liability at low compliance cost, but also its partner with flexibility of sorry guys, its partner with flexibility of organizing their internal structure as a traditional partnership। ठीक है, इसका मतलब सिंपल वर्ड में भैया जो बात आप शुरुआत में समझाए थे ना कि कुछ एडवांटेजेस लिया गया है पार्टनरशिप फर्म का और कुछ एडवांटेज लिया गया है कंपनी का, तो यही बात को इंग्लिश में अच्छे वर्ड में सजा के लिखा गया है, दैट्स इट। ठीक है, ओके। अभी एलएलपी एक नया फॉर्म का लीगल बिजनेस हुआ था, ऐसा कॉन्सेप्ट था नहीं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन किया गया 2009 में। ये जब एक एक्ट बना उसके बाद से ये एक नया फ्रेश चीज आया था, तो इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट भी होगा, लेकिन हम लोग पूरा अपडेटेड पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। कंपनी प्लस पार्टनरशिप है ये, कंपनी प्लस पार्टनरशिप इज इक्वल टू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप।
ठीक है, तो ये एक हाइब्रिड है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाई इज कंपनी एंड पार्टनरशिप कॉल्ड, व्हाट इज द हाइब्रिड ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप, तो क्या है वो, एलएलपी है। हम लोग चाहें तो एलएलपी का पूरा डेफिनेशन उसके बाद लिख सकते हैं। ओके, अभी कुछ ना इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो आने वाला टाइम पे हम लोग को बहुत मदद करेगा, हर जगह पे वो वर्ड्स मिलेंगे। सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट, सेक्शन 2D में बताया गया, मींस अ कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यानी कि ये जो एक्ट हम लोग अगला पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग यही एक्ट पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट 2013, ये जो है सेक्शन 3 में इसका डिफाइन किया गया है। क्या बोलता है कि इसके तहत जो जो कंपनीज कहलाते हैं वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है। आई रिपीट, ध्यान से मेरा हर लाइन को समझो। इसके हिसाब से कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो जो कंपनी है एक, वो तो बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगा ही कहलाएगा, और साथ ही साथ एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सेक्शन 3 में जिसको कंपनीज बताया गया है वो तो बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगा ही, लेकिन साथ ही साथ एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट क्या नहीं हो सकता है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि गुमटी, कोई दुकान छोटा मोटा अकेला कोई आदमी खोल के रखा हुआ है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहलाएगा। या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, कोई भी क्लब वगैरह बनाया गया कोऑपरेट सोसाइटी के लोगों को मिला के, तो उसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहलाएगा। और पार्टनरशिप फर्म, एक फर्म को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोल सकते। तो याद रहे, 3 चीज बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। क्या क्या? पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड तीसरा फर्म। ये 3 छोड़ के हर वो कंपनी जिसको कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सेक्शन 3 में दिखाया गया वो बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगा। साथ ही साथ एलएलपी का जो कॉन्सेप्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के जो कंपनीज हैं, जो एलएलपीज हैं, उनको भी बॉडी कॉर्पोरेट कहलाया जाएगा। क्लियर? ओके। अगला, बिजनेस क्या होता है भैया? पता है, ट्रेड हो रहा है, ऑक्यूपेशन हो रहा है, प्रोफेशन है, सर्विस है, कोई भी चीज से पैसा कमाया जा रहा है, उसको बिजनेस कहा जाएगा। मेरा दुकान है राशन का, हम बिजनेसमैन है। मेरा कपड़ा का दुकान है, हम बिजनेसमैन है। मेरा दूध का फैक्ट्री है, हम बिजनेसमैन है। हम एक टीचर में होके पढ़ा रहे, मेरा प्रोफेशन क्या है? आई एम अ प्रोफेसर, हम बिजनेसमैन है। अगर हम पैसा कमाने का कोई भी ऐसा तरकीब सोचें तो वो एक बिजनेस का हिस्सा होता है। ठीक है, इनफैक्ट एक डॉक्टर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक लॉयर जो सर्विसेज देते हैं, एडवाइस देते हैं, उनको भी बिजनेस में गिना जाता है। फाइनेंशियल ईयर एज ऑलवेज हम लोग को पता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो ये फाइनेंशियल ईयर एलएलपी में भी चलता है। अभी फॉरेन एलएलपी क्या? जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, इंडिया में बना नहीं है। ठीक है, जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है वो कौन सा एलएलपी? फॉरेन एलएलपी। कहां लिखा? 2M में। इट मींस अ एलएलपी formed, incorporated or registered outside India, which establishes a place of business within India. Again, लॉ है ना, तो थोड़ा समझो इस बात को। फॉर्म्ड, इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड, ये 3 में से अगर कोई एक भी चीज इंडिया के बाहर हुआ वो फॉरेन एलएलपी कहलाएगा। मानो वो इनकॉर्पोरेट हुआ था इंडिया के बाहर, वहां बना, वहीं रजिस्टर्ड है, तीनों में से कोई एक भी बात हो, वो एक फॉरेन एलएलपी है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे इसको बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे वो कोई काम कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग तीनों अमेरिका में रहते थे, कोई 3 जन है, और सोचिए कि चलो यार इंडिया में कुछ काम करते हैं। ठीक है, बनाए अमेरिका में, लेकिन वही काम को इंडिया लेके आ गए, फ्रेंचाइजी खोले, लेकिन वहां पे भी वो एलएलपी था। तो वो कौन सा एलएलपी इंडिया की नजर से? फॉरेन एलएलपी। ठीक है, ओके। अभी ये चीज को ध्यान से समझो, एलएलपी एक्ट अलग है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अलग है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कोई भी प्रोविजन, कोई भी तरकीब, कोई भी टेक्निक एलएलपी एक्ट पे नहीं लगेगा। ये स्पेसिफिकली सेक्शन 4 ऑफ एलएलपी एक्ट में बताया गया, क्या कि भैया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कोई भी टेक्निक एलएलपी एक्ट में यूज नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, पार्टनर कौन होता है? एलएलपी जो लोग बनाया है मिलके, जो लोग उससे प्रॉफिट उठा रहे हैं, वो लोग कहलाएगा पार्टनर इन एलएलपी। लेकिन एक बात बोला कि अगर कोई माइनर है,
या फिर कोई अनसाउंड माइंड का है, या फिर इंसॉल्वेंट है, या फिर उसके ऊपर केस चल रहा है इंसॉल्वेंसी का, ये सब में से कोई भी इंसान के साथ मिलके हम लोग एलएलपी नहीं बना सकते हैं भैया, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते हैं। और जब एलएलपी बनेगा तो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन होगा, ठीक है, इसीलिए वो हर इंसान जो एक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता है वो एलएलपी भी नहीं बना सकता है। साथ ही साथ अगर कोई इंसॉल्वेंट है, किसी का दिवाला निकला हुआ है, या फिर उसके ऊपर केस चल रहा है कि उसका दिवाला निकला हुआ है, तो वो क्या हो गया, एलएलपी के एग्रीमेंट में आने से बाहर, मतलब वो एक एलएलपी का पार्टनर नहीं बन पाएगा। तो भैया हम लोग सीखे थे कि पार्टनरशिप फर्म में इतने मिनिमम मैक्सिमम पार्टनर होते हैं। क्या एलएलपी का कोई रूल है? बिल्कुल, मिनिमम 2 जन मिलकर ही एक एलएलपी चालू कर सकता है, लेकिन ज्यादा का कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड लोग मिलो बैठो एलएलपी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 से कम लोग क्या मिलकर एलएलपी स्टार्ट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अभी एक कॉन्सेप्ट आया, समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। ए बी दोनों मिलके काम कर रहा था, ठीक है, काम बड़ा मस्त चल रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन अचानक से मानो 8 अक्टूबर 2020 को ए गुजर गया, ए इज नो मोर, ठीक है, ये देखो ए का ग्रेवयार्ड, ए नहीं रहा। तो अब क्या होगा? अब भैया बी अकेले, बी वन मैन आर्मी है, वन मैन आर्मी, यानी कि भैया अब जो एलएलपी एक्ट बोलता है, एलएलपी एक्ट क्या बोलता है कि तुम्हारा मिनिमम 2 लोग होना चाहिए एक एलएलपी फॉर्म करने के लिए, वो कंडीशन ब्रीच हो रहा है, अब ऐसा हो नहीं रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या अब वो एलएलपी नहीं है? इसका जवाब है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगला को, बी को 6 मंथ का टाइम मिल रहा है, अगर ये चाहे तो इस 6 मंथ में इजीली एलएलपी से कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये चाहे, उसको कन्वर्ट नहीं होना है सोल प्रोप्राइटरशिप में और इसको एलएलपी कैरी ऑन करना है, तो ये ए के बदले किसी और को बुला लेगा, लेकिन इसके लिए 6 महीना का टाइम है। अगर 6 महीना में ये कुछ नहीं किया तो फिर एलएलपी एक्ट इसके ऊपर टेंशन देना चालू कर देगा, ठीक है, ओके। यानी कि भैया फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल ए है, बी है, ए बी मिलकर कितना लिया? 50 करोड़, जस्ट इमेजिन 50 करोड़ रुपया लिया। अब जब देने का पारी आया, बोला नहीं ब्रो, पैसा तो नहीं। इसी टेंशन में ए कर लिया अपना सुसाइड, फट्टू था, मर गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी ऑप्शन है बी के पास कि तुम्हारे पास 6 महीना है, या तो इस 6 महीना में, या तो इस 6 महीना में तुम कन्वर्ट करो, या फिर इस 6 महीना में एक न्यू पार्टनर लाओ, नहीं तो तुम एलएलपी के गिनती में आने से रुक जाएगा। अभी क्या होता, अभी क्या होता अगर मानो 50 करोड़ का घपला किया और हमारे एलएलपी के पास एसेट है 30 करोड़, तो ये 30 करोड़ से मतलब है, बाकी 20 करोड़ क्या ए और बी का घर से ले जाके मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। उसका अलग फिर चलता है, अगर कोई फ्रॉड हुआ या फिर कोई दिक्कत हुआ तो ये कॉन्सेप्ट को हटाया जाएगा, उसके लिए एक डॉक्ट्रिन है, वो सब में बाद में जाते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग भैया लाइबिलिटी लिमिटेड है, इसको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ये 50 करोड़ इससे नहीं मांगा जाएगा, बचा हुआ जो 20 करोड़ है वो इससे नहीं मांगा जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये 6 महीना तक कोई एक्शन नहीं लेता है तो ये 20 करोड़ भी बी का घर से उठाया जाएगा, जस्ट इमेजिन। अगर ये एलएलपी है तो ठीक है, अभी ये एक आदमी हो गया, इसको कम से कम 2 आदमी रहने का है, या फिर कन्वर्ट हो भाई, अभी ये कुछ कर ही नहीं रहा है, 6 महीने तो अपना बिजनेस चला रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा है ये सीधे आएगा, पब्लिक इसका घर से उठा के ले जाएगा, जो जो मिलेगा सब कुछ, ताकि वो 20 करोड़ वसूली कर सके। ये कॉन्सेप्ट का जिक्र यहाँ पे किया गया है, क्या कि भैया अगर 2 लोग है, उसमें से एक चल बसता है, नहीं रहता है उस दुनिया में, या फिर छोड़ देता है कोई भी रीजन से, तो अगला जो दूसरा पार्टनर है उसके पास कितना टाइम है? 6 महीने का टाइम। 6 महीने के अंदर अगर वो चाहे तो कन्वर्ट कर सकता है, या फिर वो एक नया पार्टनर ला सकता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो हर एक्ट एलएलपी का जो है वो उसके जिम्मे आ जाएगा, उसको पर्सनली इनकर करना पड़ेगा। सबको क्लियर है? फटाफट यो बोल दो, कोई भी डाउट है पूछ लो। सबको क्लियर है? आसानी से समझ में आ रहा है? कोई भी दिक्कत किसी भी टाइप का तो हमको बताओ। चलो गुड,
ठीक है भैया, आपका बात हम लोग समझे। अब ये बताइए आप कि एक डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है। हम लोग हमेशा से ना एक कॉन्सेप्ट समझते आ रहे हैं हायरार्की वाला, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, है कि नहीं? ये हम लोग सुनते आ रहे हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसमें सारा मेन डिसीजन लिया जाता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर वो एक कंपनी है तो एक कंपनी का होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि इसमें सारा मेन आदमी होगा और सारा बड़ा डिसीजन ये लोग लेगा। शेयर होल्डर का जरूर इसमें वोटिंग होगा, लेकिन हर केस में शेयर होल्डर का वोटिंग नहीं होता। मेन डिसीजन कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अभी सवाल उठा कि क्या एलएलपी में ऐसा कोई रूल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाने का? कंपनी में तो लॉ है, उसमें ऐसा पूरा सेक्शन वगैरह इसके ऊपर, क्या एलएलपी में है? बोले नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसा कुछ नहीं है, इसमें बस डेजिग्नेटेड पार्टनर रहेगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर जो सारा मेन डिसीजन लेगा, ठीक है। देखा जाए तो मैनेजमेंट करेगा, ठीक है। एक डेजिग्नेटेड पार्टनर रहेगा जो मैनेजमेंट करेगा। एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, एटलीस्ट 2 होना चाहिए, हु आर इंडिविजुअल्स, जो कि लोग हो, ठीक है। एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम इज रेसिडेंट इन इंडिया। देखो 2 बात बोला है, ठीक है। पहला, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने का है, उससे कम अपन को मांगता ही नहीं है। हाँ हाँ अरमान, मिलेगा, टेंशन मत लो, कहीं जाना है जाओ, इसका बैकअप मिलेगा, आराम से कर लेना। लेकिन टेस्ट होगा, मेरा एलएलपी कंप्लीट होगा, हम टेस्ट लेंगे एलएलपी का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एलएलपी कंप्लीट होगा, हम टेस्ट लेंगे, वो टेस्ट में सबको बैठना है, ठीक है। अच्छा, जाने से पहले एक बात हम सबको बताना चाहते हैं, तो एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर जो मैनेजमेंट वगैरह देखे अनिवार्य है। उसके बाद क्या बोला? दोनों जो है वो क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल, यानी कि जीता जागता प्राणी होना चाहिए, ठीक है, लिविंग बीइंग, आदमी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में से अगर चाहे तो ओनली वन, यानी कि ओनली वन छोड़ो, एटलीस्ट वन, एक जन जो है, एटलीस्ट वन शुड बी रेसिडेंट। अभी रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है, इसके ऊपर भी लॉ है, अभी हम लोग इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, आगे तुम लोग को इस चीज को याद कराना है, ठीक है। बट एक जन एटलीस्ट रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो हम लोग को तीनों बात याद रखना है, कम से कम 2, उसमें से दोनों इंडिविजुअल होगा, कोई बॉडी कॉर्पोरेट का बात यहाँ पे नहीं लाना है, और दोनों में से कोई एक जन क्या होगा? एक जन होगा रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक जन का रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना अनिवार्य है। क्या बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी पार्टनर्स बन सकते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल। मतलब क्या हीरो और होंडा 2 अलग अलग कंपनीज है, मिलकर एक एलएलपी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। 2 अलग अलग कंपनीज मिलकर एलएलपी बना सकते हैं, लेकिन इन एलएलपी का एक नॉमिनी होगा जो उस एलएलपी को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब हीरो का एक आदमी आएगा जो उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसका नाम वहां पे रहेगा, सारा मीटिंग में वो आएगा। और उसी तरीके से होंडा का भी एक आदमी होगा जो सारा मीटिंग अटेंड करेगा, ठीक है। तो वो नॉमिनी डेजिग्नेटेड पार्टनर के तौर पे एक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखना, कोई कंपनी डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं कहलाएगा, वो नॉमिनी डेजिग्नेटेड पार्टनर कहलाएगा। उस नॉमिनी का नाम लिखा जाएगा, ना कि कंपनी का नाम लिख सकते हैं वहां पे, ठीक है। अभी रेसिडेंट का बात हुआ था, तो फॉर एग्जाम्पल ईयर 18-19 हम लोग का 2020 में बात हो रहा है कि एक एलएलपी खोलना है, तो क्या देखेगा लॉ कि ईयर 18-19 में एटलीस्ट 180 दिन वो इंडिया में था कि नहीं था। अगर वो एटलीस्ट 180 दिन या फिर उससे ज्यादा इंडिया में था, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप 180 दिन इंडिया में नहीं थे और आप 2 जन है, ए और बी, दोनों 180 दिन से कम था इंडिया में, वो लोग दोनों मिलकर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाक से यो कर दो, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम जब यो करने बोल रहे हैं ना, तो समझ जाना कि एग्जाम में आएगा, ठीक है, ये सब आने का चांसेस बहुत है। फटाफट यो कर दो। ओके गुड। डेजिग्नेटेड पार्टनर वो इंसान होता है जो सारा इंपॉर्टेंट मैटर्स का डिसीजन लेता है एक पार्टनरशिप, एक एलएलपी में।
जैसे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, वैसे ही एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है, जो मेन मैनेजमेंट देखता है। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर कम से कम होना है, और उसमें से एक जन एटलीस्ट रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। कभी भी डेजिग्नेटेड पार्टनर एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता है, वो एक इंडिविजुअल ही होगा। अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका नॉमिनी का नाम देना डेजिग्नेटेड पार्टनर के तौर पे अनिवार्य हो जाता है। क्लियर अनिरुद्ध? यही उसका मतलब है, ठीक है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो मैटर क्लियर। अभी सवाल उठता है अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। ये ना जाने इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कितना क्वेश्चन बना है, कितना घुमा घुमा के पूछा गया है, हम वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते। तो बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी कब कहलाएगा, उसका कुछ फीचर्स जानना बहुत जरूरी है। पहला, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। इसीलिए ऊपर हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब समझे थे क्या, जो सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में बोल दिया कि बॉडी कॉर्पोरेट है, और एलएलपी, ये दो चीज बॉडी कॉर्पोरेट कहलाता है। तो एलएलपी हमेशा एक बॉडी कॉर्पोरेट है। ओके, एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन है, ये भी समझ चुके हैं भैया क्या, कि अगर एबीसी मर गया तो छोटा एबीसी चलाएगा एलएलपी, एलएलपी खत्म नहीं होगा, रुकेगा नहीं। एलएलपी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर, मतलब पार्टनर्स अलग, एलएलपी अलग। यानी कि ए बी सी तीनों को मिलकर एलएलपी बनाना है। क्या नाम से? एबीसी एलएलपी। ठीक है, ऐसा नाम रख नहीं सकते, लेकिन फिर भी एबीसी एलएलपी। क्या ये लोग बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। ठीक है, और तो और अभी कहीं भी कोई काम हो रहा, मानो ये लोग एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो ये लोग तीनों अपना साइन नहीं करेगा, बल्कि एक एलएलपी के नाम से साइन करेगा, जो कि है एबीसी एलएलपी। इसका कॉमन सील होगा, वो थप्पा लगा सकता है। मतलब एबीसी अलग और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मेंबर अलग, इसका नाम कुछ और रखते हैं। मानो XYZ LLP अपना कंपनी का नाम रखना चाहता है, ये एलएलपी का नाम क्या रखा है? ये XYZ LLP। ठीक है, तो ये जो एलएलपी है ये अलग, इसका साइन अलग, इसका एसेट अलग, और ये लोग अलग अलग। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये लोग दोनों एक है, ये लोग दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट एंटिटी, यही है। हम लोग सीखे थे ना लॉ के पहले क्लास में, बिजनेस लॉ बोल रहे हैं, अकाउंट्स के पहले क्लास में बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों अलग अलग हैं। ओके, उसके बाद पार्टनर एलएलपी का एजेंट तो है, मतलब सी कोई काम किया तो फंसेगा XYZ LLP। ठीक है, वो जो एलएलपी के नाम से कंपनी खुला हुआ है वो फंसेगा ना, वो ए का टेंशन है ना वो बी का टेंशन है। पार्टनरशिप में क्या होता है, सी कुछ किया ए और बी भी भगतेगा। क्यों? हम लोग पढ़े हैं भैया पार्टनरशिप में कि एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ अनदर पार्टनर एंड बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट्स। तो पार्टनरशिप में क्या होता था भैया, ए कुछ किया बी सी भुगतेगा, लेकिन एलएलपी में ए कुछ किया तो सिर्फ वो जो एलएलपी है उस नाम से भुगतान भराएगा, ना कि बी और सी के पर्सनल एसेट से। ओके, तो हम लोग सीख गए भैया कि हर पार्टनर एलएलपी का एजेंट है, लेकिन एक दूसरे का एजेंट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? हर पार्टनर एलएलपी का एजेंट है, एलएलपी के लिए काम करेगा, एलएलपी का पूजा करेगा, लेकिन एक दूसरे से उसको कोई मतलब नहीं है। कोई दिक्कत है, एलएलपी उसको डांटे चलेगा, दूसरा पार्टनर क्यों डांटेगा? समझ में आया? तो यो करो, ये कॉन्सेप्ट जरूरी है। सबको समझ में आना चाहिए ये पॉइंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि एलएलपी, हर पार्टनर एलएलपी का एजेंट है, लेकिन एक दूसरे का एजेंट नहीं है। गुड, अभी बात करते हैं कुछ म्यूचुअल राइट्स मिला है कि नहीं। भैया शेड्यूल 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि राइट और ड्यूटी पार्टनर का होता है। अच्छा, कहाँ लिखा रहेगा? ऐसा कोई लॉ है? हाँ, एलएलपी एग्रीमेंट बनेगा, एक डॉक्यूमेंट बनेगा, उस पे सारा राइट्स और ड्यूटीज को लिखा जाएगा, और उसके बाद कोई भी राइट या ड्यूटी का उल्लंघन हुआ तो उसको सजा भी मिलेगा, इसका ऊपर भी लॉ है। तो भैया एलएलपी एग्रीमेंट बनता है, उसमें राइट ड्यूटी लिखा होता है, उसका पालन करना जरूरी है।
LLP इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, अपना नाम से साइन करेगा, उसका अपना कॉमन सील होता है, ठीक है, अपना एक स्टैंप होता है, थप्पा होता है, उसको कहीं भी देना वो थप्पा देगा, थोड़ी ए और बी ABC तीनों मिलकर साइन करेगा। अच्छा, अब हर LLP का पार्टनर का लाइबिलिटी लिमिटेड है, यानी कि जितना वो बोला था अगला देने का है उतना ही देगा, उसका घर से जाके सामान नहीं उठाया जाएगा। उसके बाद हर पार्टनर के पास राइट ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ABCDE 5 पार्टनर्स है एक LLP में, ठीक है। अभी इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है? A है और B है, ये लोग क्या है? DP, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। CD और E मिलके बोला भैया भैया हम लोग भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, हम लोग भी मैनेजमेंट करना चाहते हैं, क्या हम लोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तुम लोग मैनेजमेंट में सब कुछ कर सकते हो, लेकिन वो मैनेजमेंट लॉ के तहत हो रहा है, सारा लीगल कंप्लायंस देखना किसका टेंशन है? डेजिग्नेटेड पार्टनर। कल को कुछ घपला होता है, तुम लोग तीनों को जाके कोर्ट के सामने खड़ा नहीं होना जब तक कोर्ट ना बुलाए। कोर्ट क्या बोलेगा? ABCDE पांचों आओ? नहीं, कोर्ट बोलेगा ये LLP को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तब जाएगा डेजिग्नेटेड पार्टनर कि भैया हम यहाँ के डेजिग्नेटेड पार्टनर है, सारा लीगली लॉफुली हो रहा है कि नहीं, हम देख रहे हैं क्या दिक्कत है, बात करिए। अगर कोई बड़ा घपला हुआ और ये लोग तीनों को आना पड़ा तभी ये लोग आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्या बोले हम कि भैया अगर किसी LLP में केस होता है तो जाता है डेजिग्नेटेड पार्टनर, मैनेजमेंट सबके मुताबिक ही होगा। अगर हर एट लास्ट बात किसका माना जाएगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर का माना जाएगा, डिसीजन वो लोग लेगा, और अगर डिसीजन में गलती है तो उसके लिए डांट खाने कौन जाएगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, LLP के पास एटलीस्ट 2 पार्टनर होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है, पढ़ चुके हैं। LLP प्रॉफिट के लिए जो काम कर रहा है वही LLP है। NPO क्या कोई NGO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोई NPO, कोई सेक्शन 8 कंपनी LLP बन सकता है? कभी नहीं, कभी भी कोई NPO LLP बन सकता है नहीं। कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए, अभी बात हुआ कि हम लोग सबको मिलकर एक ऐसा क्लास खोलना चाहते हैं जहाँ पे फ्री में लॉ पढ़ाएं, क्या उस क्लास को हम लोग LLP का दर्जा दे सकते हैं? नहीं, क्यों? प्रॉफिट का मोटिव ही नहीं है, यहाँ तो समाज सेवा मोटिव। तो जब भी चैरिटी का मोटिव हो, समाज सेवा का मोटिव हो, तुम LLP नहीं बना सकता है। उसके लिए एक अलग एक्ट है जो कि है सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जिसको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NPO अकाउंट्स में किए हैं। तो ये LLP, एक NPO कभी LLP नहीं बन सकता। ये बात हम बहुत स्ट्रेस देके बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, इससे इससे ये कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे एक क्वेश्चन आना गारंटीड है, ठीक है, तो इसमें मेहनत करो। ओके भैया, LLP को कोई गड़बड़ी कर रहा है, कौन देखेगा, कौन करेगा ऑडिट? सेंट्रल गवर्नमेंट का टेंशन है, वो सीधे मोदी जी देखेंगे। LLP गड़बड़ कर रहा है, मोदी जी के अंडर में हो भाई तुम, क्यों? भारी चीज है ये, ठीक है, ऐसे करके भाग नहीं सकता, तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट केस कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, ठीक है, चाहे तो CBI छोड़े, कोई भी छोड़े, कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्या एक LLP दूसरा LLP के साथ मिल सकता है? बिल्कुल, कुछ रूल है, उस रूल के तहत तुम चाहो तो तुम मर्ज कर सकते हो, एक LLP 2 में टूट सकता है, एक LLP दूसरा को एक्वायर कर सकता है, खरीद सकता है, सब कर सकता है। तो LLP ये सब चीज कर सकता है, फर्म कर सकता है क्या? नहीं, बट LLP ये सारा चीज कर सकता है। ओके, अच्छा, अब फर्म या फिर प्राइवेट कंपनी या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ही LLP में कन्वर्ट होता है। हम लोग सबसे पहले यही पढ़े भैया, एक फर्म हो या फिर प्राइवेट कंपनी हो या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, लिस्टेड पब्लिक कंपनी नहीं चलेगा, ये सब एक LLP में कन्वर्ट हो सकता है बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एनी फॉर्म और रिटर्न में बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू वेबसाइट यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। ये ना बड़ा मस्त चीज है, इसके बारे में तुम लोगों को बताते हैं। हम ना हमेशा सुनते थे, जैसे तुम लोग जब इंटर में जाओगे तो डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट बहुत आएगा। तुम लोगों को क्या लगता है क्या होगा डिजिटल सिग्नेचर? मेरे को फटाफट चैट में बताओ तो, फटाफट कोई बच्चा बता सकता है क्या, कैसा लगता होगा डिजिटल सिग्नेचर, कैसा फॉर्म में होगा? ठीक है, कोई देखा है डिजिटल सिग्नेचर? हम भी नहीं देखे थे आज तक। हम तो सोचो इंटर के बाद जब आर्टिकलशिप करने गए, हम देखे कि DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कहा जाता है उसको। हमको सर बोले कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लाओ, हम बोले क्या, कहाँ है, कैसा है? कोई नहीं देखा आज तक। ये ना एक पेन ड्राइव में होता है,
तुम्हारा बायोमेट्रिक लेके बनता ही है, ठीक है। तो डीएससी काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि यार तुमको साइन करना है, तुम आओ मत, तुम वो अपना एक पेन ड्राइव दे दो, यहाँ पे उसका एक मैकेनिज्म है, अगला कोई ओटीपी जाएगा, ओटीपी जनरेट होगा, तुम ओटीपी डालो, यहाँ से तुम्हारा साइन हो गया, इतना मस्त चीज है। तो डिजिटल सिग्नेचर, कोई भी फॉर्म फाइल करना है, टैक्स वगैरह भरना है, कोई भी काम करना है, किससे करेंगे? डिजिटल सिग्नेचर। उसका वहां पर होना जरूरी नहीं है, वो डीएससी करवा सकता है। ओके, फॉरेन नेशनल कैन बी पार्टनर इन एलएलपी, पार्टनर बन सकते हैं, बाहर से आया हुआ लोग बन सकते हैं, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर दोनों नॉन रेसिडेंट नहीं बन सकता है, उसमें से एक रेसिडेंट होना जरूरी है। तो फीचर सबको क्लियर है? फटाफट यो कर दो यार, सबको फीचर्स क्लियर एकदम क्रिस्टल? काफी मैटर हम लोग उठा रहे हैं बहुत कम टाइम में, और सब दिमाग में बैठ रहा है, टेंशन मत लो, बस कुछ मत करना, हम क्लास पढ़ाएंगे, उसके बाद शाम में एक छोटा सा इससे रिवीजन मार देना, याद रहेगा। आई एम टेलिंग अगेन, इसके ऊपर हम टेस्ट लेंगे तुम लोग से, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में चाहे तो किसी को भी पकड़ के थोड़ा बहुत सवाल पूछ लें, तो तैयारी करते रहना, लेट मत करना। ओके, तो सवाल आया कि एलएलपी का फायदा क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। तो पहला, एलएलपी ऑर्गेनाइज्ड होता है एंड ऑपरेट्स ऑन बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। एलएलपी एकदम ऑर्गेनाइज्ड होता है, आराम से होता है, और तो और ऑपरेट करता है किस बेसिस पे? एग्रीमेंट, एलएलपी एग्रीमेंट के बेसिस पे। दूसरा, वो फ्लेक्सिबल है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट को एक ही आदमी दिखेगा, कोई और देखना चाहता है देख लो। लीगल प्रोसीजर कम है, कम फॉर्म भरना है, कम साइन करना है, कम झंझट है, आराम से होता है, कंपनी जितना माथा दर्द नहीं है, ठीक है। आसान है बनाने के लिए, इजी टू फॉर्म। लिमिटेड लाइबिलिटी, इसी का कॉन्सेप्ट लाने के लिए पार्टनरशिप से, पार्टनरशिप का आसानी और कंपनी का लिमिटेड लाइबिलिटी, ये दो कॉन्सेप्ट को साथ लाया गया है। तो ये तो एक फायदा हुआ कि लाइबिलिटी लिमिटेड है, मेरा घर से सामान उठा के नहीं ले जाएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और तो एलएलपी बनाए, काम नहीं चल रहा है, नुकसान हो रहा है, डिसॉल्व कर दो, उतना कोई रूल भी नहीं है डिसॉल्व करने के लिए, वो भी आसानी से होता है। तो ये सब फायदा था। क्या? पहला, भैया एक एग्रीमेंट है तो उसमें ज्यादा टेंशन नहीं है, एग्रीमेंट देखो, कुछ भी दिक्कत हो रहा है एग्रीमेंट देखो, जो एग्रीमेंट में लिखा है वो काम कर लो। फ्लेक्सिबल है, मैनेजमेंट का कोई टेंशन नहीं है। लीगल जो रिक्वायरमेंट है वो कम है, आसानी से बन जाता है। लाइबिलिटी हर पार्टनर्स का लिमिटेड है। कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ स्ट्रिक्ट नहीं है, फ्लेक्सिबल है। और तो और खत्म करना है एलएलपी को, फटाक से डिसॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम एलएलपी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि बाहर का कैपिटल मार्केट एलएलपी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अभी बाहर का एक कंपनी आया, बोला कि हमको बस पार्टनर बनना है एलएलपी में, अचानक से इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं कर सकता। चाइना, यूएसए, ये सब एलएलपी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है कि हम खाली प्रॉफिट के मोटिव से करें। काम करना है, बिजनेस करना है तो ठीक है, लेकिन नहीं बस खरीदना है, उसका फायदा उठाते रहना है, वो चीज करने से मना कर रहा है। कैपिटल मार्केट को इसमें दखल अंदाजी देने से मना कर रहा है। हर एग्रीमेंट में अलग राइट होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स्ड है कि इस पार्टनर का राइट ये होगा, नहीं, राइट बदलना है बदलो, ये फ्लेक्सिबिलिटी दिया है। लेकिन ये डिसएडवांटेज भी है। क्यों? भैया हम लोग क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब साला आएगा कोई एलएलपी का टेंशन लेकर तो हमको बैठ के वो पूरा एग्रीमेंट पढ़ना होगा। अगर ऐसे ही सबके लिए एक ही बात होता तो टेंशन नहीं होता, हमको सवाल पूछता हम जवाब देते हैं। अभी एग्रीमेंट पढ़ेंगे, क्या लिखा है, उसमें से लूपहोल निकालेंगे, फिर अगला का मदद करेंगे। पता है ना, सीए लोग एडवोकेट भी बन के जा सकता है, रिप्रेजेंट भी कर सकता है कोर्ट और सबसे ट्रिब्यूनल्स में। तो तुमको अब पढ़ना पड़ेगा, एलएलपी का एग्रीमेंट हमेशा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, और क्या डिसएडवांटेज है? भैया उतना ज्यादा लॉ का कंप्लायंस नहीं है, लेकिन एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब फाइल करना होगा, ठीक है। इसको मेंटेन करना भी मुश्किल होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है ये, ठीक है। अगर चाहे कोई कि तुम अपना इसमें दिखाओ, क्लेम करे, तो वो हाजिर करना होगा ऑर्डर पे। अभी एलएलपी खोलने के लिए कम से कम एक इंडियन रेसिडेंट होना जरूरी है, ये ऊपर समझ गए। लेकिन ये डिसएडवांटेज भी है ना, कि भैया हम लोग सब बाहर का लोग आया है, वो लोग का एलएलपी खोलना है, नहीं खोल सकता है, कम से कम एक इंडियन को बैठाओ अपने अंदर। अच्छा, पेनल्टी जो है उसका पेमेंट जरूरी होता है, और बहुत मतलब ₹100 पर डे से एक्सीड होते जाता है, और जब तक तुम पेमेंट नहीं करेगा, मानो 20 दिन बाद कर रहा है तो 2000 रुपया।
और ऐसे ही ना बहुत लोग, मानो चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिया, आलसी आदमी नहीं किया था, लाखों हो जाता फाइन। तो ये भी एक टेंशन है। अच्छा, फाइलिंग डॉक्यूमेंट में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज है, तो बेकार बेकार डिसएडवांटेज है, वैसा कोई टफ बात नहीं है। मतलब देखा जाए मेरे तरफ से प्रेफरेबल होता है एलएलपी। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है यार, एलएलपी कर लो, बेस्ट चीज है। ठीक है, एग्रीमेंट क्या होता है, उसमें रिटन एग्रीमेंट होगा कि क्या बात हुआ है पार्टनर्स के बीच में, क्या समझौता हुआ है, क्या राइट है, क्या ड्यूटी है, सब एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा होता है। एलएलपी एग्रीमेंट बनाना जरूरी है। कितने दिन में? जिस दिन एलएलपी बना उसके 30 दिन के अंदर, जिस दिन एलएलपी बना उसके 30 दिन के अंदर एलएलपी एग्रीमेंट होना जरूरी है। और तो और एक स्टैंप भी लगेगा। ठीक है, इंडियन स्टैंप एक्ट एक है, उसके तहत उस पर स्टैंप भी लगाया जाएगा, सरकारी स्टैंप, कि हाँ भाई ये एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन एग्रीमेंट है। हर पार्टनर का साइन होगा उसमें, सारे पेजेस में। 2 विटनेस होंगे, जब पार्टनर साइन कर रहा होगा तो 2 लोग खड़े होंगे जो कि देखेंगे कि हाँ हर पार्टनर मेरे सामने खड़ा होकर साइन किया है, गवाह। और तो और हर पार्टनर को उसका एग्रीमेंट भी मिलेगा। मेरा बात फिर से ध्यान से सुनो। एग्रीमेंट, एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है? सारा म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज होता है उसमें। बनाना जरूरी है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी के 30 दिन के अंदर। साइन लेना है इंडियन स्टैंप एक्ट के तहत। हर पार्टनर का हर पेज के नीचे में साइन होगा, और साइन करते हुए 2 गवाह होगा जो वो लोग को साइन करते हुए देखेगा। और जब ये सब कुछ हो जाएगा, उसका जेरोक्स मारकर हर पार्टनर का हाथ में दे दिया जाएगा। ठीक है, आई होप तुम लोग सबको यहां तक क्लियर है। फटाफट यो करो। यो, गुड, वेरी गुड। चलो बढ़िया। अभी एलएलपी एग्रीमेंट का कुछ एसेंशियल क्लॉजेज हैं। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर, एलएलपी का नाम क्या है, कैसे बदलाएगा, कुछ डेफिनेशंस, ये सब मतलब ऐसे ही है, तुम लोग पढ़ो, खाली सुन लो हम क्या बोल रहे हैं। एलएलपी का ऑफिस कहाँ पे है रजिस्टर्ड, ये बताओ। एलएलपी किस बिजनेस का काम कर रहा है, साबुन बेच रहा है, सीए है, एडवोकेट है, क्या है बताओ। कितना कैपिटल दिया हर पार्टनर बताओ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट ड्यूटी, ये सब एलएलपी में लिखा रहता है। कौन एडमिशन, कौन रिटायरमेंट, कैसे क्या रूल है वो बताओ। रेम्यूनरेशन देना है कि नहीं पार्टनर को बताओ। बैंक अकाउंट कहाँ पे है, बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ मेंटेन कर रहा, अकाउंटिंग ईयर क्या है, मीटिंग कैसे क्या होगा। इंडेमनिटी के बारे में बात करो। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कुछ दिक्कत हो रहा है प्रॉफिट वगैरह को लेके, तो कहाँ कोर्ट, क्या आर्बिट्रेशन, सब है। एलएलपी का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और जनरल प्रोविजन। ठीक है, तो ये सारा क्या, एलएलपी एग्रीमेंट से रिलेटेड हम लोग को ये सब चीज जानना जरूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैटर उतना जरूरी नहीं है, मैटर इसके बाद आता है जो कि जरूरी है, डिफरेंशिएशन। लेकिन हम तुम लोग को ओवरलोड नहीं करना चाहते, अभी हम लोग के पास टाइम है, अभी हम तुम लोग का क्लास अच्छे खासे टाइम तक लेंगे। ठीक है, तो हम लोग अच्छे से हर चीज को करेंगे। तो आई होप तुम लोग को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। किसी को कोई भी दिक्कत हो, क्लास अभी हम खत्म कर रहे हैं, इसके बाद हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि भैया ये क्या प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, हम हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, याद करके रखना, नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली कल होगा, बाकी हम बता देंगे। ठीक है, तो चलो चलो, थैंक यू सबको, बाय।